Welcome friends to electronic device and component circuit. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स जो सब्जेक्ट है उसमें आज का हमारा टॉपिक आरसी कपल एम्पलीफायर का जो बचा हुआ पार्ट है वो है। उसमें क्या है, एक तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे और एक टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर की एनालिसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट जो है ये सब्जेक्ट में आज हमारा जो टॉपिक है आरसी कपल एम्पलीफायर कंटिन्यूड है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो सबसे पहले लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के बारे में जानेंगे। देयर आफ्टर जो है हम इसमें एक टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर की स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करेंगे। और तो शुरुआत करते हैं हम जो है सबसे पहले कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या निम्न कट ऑफ आवृत्ति एफएल, इसे नोट करते हैं। आरसी कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के लो फ्रीक्वेंसी रीजन में वह फ्रीक्वेंसी जिस पर एम्पलीफायर का गेन अधिकतम गेन का 1/2 गुना अथवा 70.7% रह जाता है उसे निम्न कट ऑफ आवृत्ति एफएल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि एक आपका आरसी कपल एम्पलीफायर है, उसका यदि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व का मतलब गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो उसमें जो है उस फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात कर रहे हैं, मतलब आवर्ती क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम देख रहे हैं वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जो एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम गेन का 1/2 गुना या फिर परसेंटेज में 70.7% रह जाए। मतलब जो गेन है वो घट के जो है हमारा 1/2 गुना तक यदि आ गया है, उसके नीचे यदि जाता है तो उसके पहले की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे फ्रीक्वेंसी रीजन में हम देख रहे हैं जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी रीजन है हमारा, उसमें उस फ्रीक्वेंसी को हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, निम्न कट ऑफ आवृत्ति एफएल कहते हैं, जिस पर गेन जो है घटकर 1/2 गुना रह जाता है। 1/2 गुना किसका, उस गेन का जो कि मैक्सिमम गेन है। मतलब किसी फ्रीक्वेंसी पर या किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में यदि मैक्सिमम गेन आ रहा है या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो मैक्सिमम गेन आ रहा है उसकी वैल्यू यदि हमारी 100 है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन 70.7 होगा या 1/2 इंटू 100 मतलब 70.7 होगा, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो और इसको निम्न कट ऑफ आवृत्ति एफएल से डिनोट करते हैं। इसको हम जो है डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये आपका गेन मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, उसमें एफएल है वो उस पर जो गेन है वो ए मैक्सिमम बाई √2 है और जो मैक्सिमम गेन है वो ए मैक्सिमम है। ये हम डायग्राम से और अच्छे समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो हमारा है वो गेन मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व है। इसमें जो मैक्सिमम गेन है वो ए मैक्सिमम के इक्वल है और उस फ्रीक्वेंसी जिस पर गेन जो है ए मैक्सिमम बाई √2 रह जाता है वो दो फ्रीक्वेंसी है, एक एफएल है एक एफएच है। यदि इस फ्रीक्वेंसी रीजन को देखें, जो लो फ्रीक्वेंसी रीजन है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर गेन ए मैक्सिमम बाई √2 रह गया तो उसे एफएल कहते हैं। मतलब गेन मैक्सिमम ए मैक्सिमम है लेकिन उस मैक्सिमम का बाई √2, ए मैक्सिमम बाई √2 गेन जो है दो जगह प्राप्त हो रहा है, एक लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में एक अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जिस पर ऐसा हो रहा है वो एफएल कहलाती है। मतलब गेन मैक्सिमम ए मैक्सिमम है और ए मैक्सिमम बाई √2 रह जाता है लो फ्रीक्वेंसी रीजन में एफएल पर, और ए मैक्सिमम बाई √2 रह जाता है एफएच पर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में। एफएच के बारे में बाद में देखेंगे। तो फिलहाल में हमने देखा कि एफएल जो है वो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और उस पर आरसी कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करके लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम देख रहे हैं, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर गेन जो है मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स या परसेंटेज में देखें तो 70.7% रह जाता है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है लो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर, और इसको एफएल से नोट करते हैं। अब इसको जो है जो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको -3 dB फ्रीक्वेंसी या लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। -3 dB लोअर फ्रीक्वेंसी या लोअर -3 dB फ्रीक्वेंसी। एफएल इज आल्सो कॉल्ड
लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी। एक्चुअली 3 dB को -3 dB कहना चाहिए, कि -3 dB का कारण क्या है वो अभी देखेंगे, और 3 dB का कारण क्या है एक्चुअली में क्या देखेंगे। तो ये हम रीजन देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, कि FL इज आल्सो कॉल्ड लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी। वाई FL इज कॉल्ड 3 dB फ्रिक्वेंसी, ये देखेंगे। लेकिन पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पर गेन जो है, यदि ए है तो वो अधिकतम गेन ए मैक्सिमम से 3 dB कम होता है। तो इसको नोट ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास यदि गेन इस फ्रिक्वेंसी पर जो है ए है, और किसी भी फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम गेन ए मैक्सिमम है, तो ए मैक्सिमम से 3 dB कम गेन प्राप्त होता है। इसीलिए इसको FL इज आल्सो कॉल्ड लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो डेफिनेशन आ गई है, कि जो ए है वो फ्रीक्वेंसी FL पर गेन है, और वो ए मैक्सिमम बाय रूट 2 के बराबर है, जहाँ की जो मैक्सिमम गेन है वो ए मैक्सिमम है, और गेन एट फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू FL जो है वो 1 के बराबर है। जो ए है वो ए मैक्सिमम बाय रूट 2 के बराबर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ए क्या है, F बराबर FL, मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन की वैल्यू ए है, और मैक्सिमम गेन ए मैक्सिमम है। तो ए मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स रह जा रहा है ए, और ए कब हो रहा है ऐसा, जब गेन की वैल्यू ए कब आ रही है, मतलब ए मैक्सिमम बाय रूट 2 कब रह जा रही है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FL के बराबर है। तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में यह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये इसको लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब ए बराबर ए मैक्सिमम माइनस 3 dB होगा। अब ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं, इसको हम समझते हैं कि दोनों बातें एक जैसी कहते हैं, कि यदि रेशियो में बात करें तो मैक्सिमम का 1/√2 टाइप रह जा रहा है, और यदि डेसिबल में बात करें तो 3 dB कम हो जाता है। इस चीज़ को समझते हैं कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कैसे हैं, मतलब लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी का हो या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हो, तो दोनों सेम करें। तो यह यूँ कह लीजिए कि वाई इट इज कोल्ड -3 dB फ्रीक्वेंसी, या -3 dB का मतलब क्या है, कि 3 dB कम रह जाता है, इसका मतलब क्या है। तो यार ये कह लीजिए कि इसको लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, वाई इट इज कोल्ड लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो यदि डेसिबल में हम गेन की बात करें, तो डेसिबल में हम यदि वोल्टेज गेन निकालते हैं तो 20 log base 10 ये लिखेंगे, और इसी को हमने लिखा कि ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाय रूट 2 है, तो इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट को। जो हमारा स्टेटमेंट है ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाय रूट 2, जो हमारा ये स्टेटमेंट है ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाय रूट 2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में लेने के लिए इसको 20 इंटू log base 10 लेना होगा, मतलब इस दोनों तरफ का log लेने पर 20 से मल्टीप्लाई करने पर log में वैल्यू ले लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 log base 10 a। तो हमारे पास दोनों तरफ का हमने log लिया, 20 से मल्टीप्लाई किया है, आधा 10 पर log लेंगे, तो log base 10 a इंटू 20 इक्वल टू 20 इंटू log base 10 a मैक्सिमम बाय रूट 2, मतलब 20 इंटू log base 10 a इक्वल टू 20 log base 10 a मैक्सिमम बाय रूट 2। ये निकाला कहाँ से, a इक्वल टू a मैक्सिमम बाय रूट 2 का दोनों तरफ का 10 बेस पे log लिया है, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब डेसिमल में हमने वैल्यू कन्वर्ट कर ली है। 20 log base 10 a इक्वल टू 20 log base 10 a मैक्सिमम बाय रूट 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a मैक्सिमम इंटू 1/√2, जो हमारा राइट साइड वाला टर्म है उसमें लिखा है 20 log base 10 a मैक्सिमम बाय रूट 2। तो अंदर का जो टर्म है जिसका log लिया हुआ a मैक्सिमम इंटू 1/√2 लिख सकते हैं। तो log में जो हमारा a इंटू b होता है, log a प्लस log b के इक्वल होता है, मतलब दो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन का यदि log ले रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं इंडिविजुअल संख्या का log के समेशन के बराबर, इंडिविजुअल संख्या a और इंडिविजुअल संख्या b के log, मतलब log a log b के समेशन के बराबर, log ऑफ a b इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये लिख सकते हैं 20 log base 10 a मैक्सिमम प्लस 20 log base 10 1/√2। या फिर यदि डिवाइड में बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिवाइड में यदि ए मैक्सिमम है अलग है और रूट 2 में डिवाइड में है, तो डिवाइड में ए बाई बी को log बेस ए माइनस log बी लिख सकते हैं, log ए बाई बी को लिख सकते हैं log ए माइनस log बी। तो इसको लिख सकते हैं 20 log बेस 10 इक्वल टू 20 log बेस 10 ए मैक्सिमम माइनस 20 log बेस 10 रूट 2। इसमें कुछ नहीं, हमने दोनों तरफ का log लिया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, और ए मैक्सिमम बाई रूट 2 को एक ए मैक्सिमम को अलग कर लिया, रूट 2 को अलग कर लिया है, दोनों के बीच में डिवाइड लगा हुआ इसलिए माइनस आ जाएगा। सिंपल है, हमारे पास यदि दो संख्याओं के रेशियो का log है तो वो दोनों संख्याओं के इंडिविजुअल log के डिफरेंस के बराबर होता है। log ऑफ ए
बटे बी इक्वल टू होता है log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी। सिंपल मैथमेटिक्स है। 20 log base 10 इक्वल टू 20 log base 10 ए मैक्सिमम माइनस 20 log base 10 रूट 2। ये हमारा स्टेटमेंट आया है, ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाई रूट 2 का दोनों तरफ का आधार 10 पर लोग लिया है, बी से मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद log ए बटे बी बराबर log ए माइनस log बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो 20 log base 10 इक्वल्स टू 20 log base 10 ए मैक्सिमम माइनस 20 log base 10 रूट 2। अब इसमें 20 log base 10 ए क्या है, यदि वोल्टेज गेन है ए तो ये हमारा हो गया ए इन डेसिबल, मतलब वोल्टेज गेन इन डेसिबल, ए इन डेसिबल इक्वल्स टू, ऐसे ही जो 20 log base 10 ए मैक्सिमम है वो ए मैक्सिमम इन डेसिबल हो जाएगा, माइनस 20 log base 10 रूट 2 ले सकते हैं 2 की पावर 1/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए मैक्सिमम इन डेसिबल माइनस 20 इंटू 1/2 इंटू log base 10 2, क्योंकि ए की पावर एक्स का लोग ले रहे हैं तो एक्स बाहर आ सकता है, की पावर वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। 20 इंटू 1/2 इंटू log base 10 2, और 2 का लोग जो आधार 10 पड़ता है वो 0.3010, तो उस वैल्यू पड़ गई log base 10 2 इक्वल टू 0.3010, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए मैक्सिमम डेसिबल माइनस 3.010, और अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे सिंगल डिजिट में तो 3 डेसिबल आ जाएगा। तो ए इन डेसिबल इक्वल टू ए मैक्सिमम माइनस ए मैक्सिमम इन डेसिबल माइनस 3 dB। हम ये कहेंगे कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो गेन आ रहा है वो ए है और मैक्सिमम गेन ए मैक्सिमम है। तो ये डेसिबल में बात करें तो वो जो ए गेन है जो हम किसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त कर रहे हैं वो मैक्सिमम गेन से 3 डेसिबल कम है, इसीलिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पर मैक्सिमम गेन का 1/2 टाइम रह जाता है गेन, वोल्टेज गेन, वो जो है उसको लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अतः लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन जो है अधिकतम वोल्टेज गेन से 3 dB कम होता है, और यही जो चीज़ें हैं वो हमारे पास जो 3 dB वाली डेफिनेशन है वो वोल्टेज पावर और करंट तीनों के लिए सेम लागू रहती है। मतलब जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर वोल्टेज जो है डेसिबल में बात करें, वोल्टेज गेन डेसिबल में, वोल्टेज गेन या पावर गेन या करंट गेन डेसिबल में है, वो मैक्सिमम गेन चाहे वो पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो रेस्पेक्टिवली, मैक्सिमम वोल्टेज गेन, पावर गेन या करंट गेन इन डेसिबल से 3 डेसिबल कम होता है। मतलब जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर वोल्टेज गेन इन डेसिबल, डेसिबल में निकालते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज गेन इन डेसिबल से 3 dB कम होता है। ऐसे ही लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर गेन इन डेसिबल इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर गेन इन डेसिबल माइनस 3 dB। ऐसे ही सिमिलरली लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर करंट गेन इन डेसिबल इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट गेन इन डेसिबल माइनस 3 dB। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अधिकतम वोल्टेज गेन से 3 डेसिबल कम होता है, ये पावर और करंट गेन के लिए भी लागू होता है रेस्पेक्टिवली। तो उसी तरह से हम एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो हमने अभी बोला था कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कैसे हैं, कि ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाई रूट 2 और ए इन डेसिबल इक्वल टू ए मैक्सिमम डेसिबल माइनस 3 dB। ये हमने देख लिया है कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। मतलब कि यदि वोल्टेज गेन की हम बात कर रहे हैं तो वोल्टेज गेन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम वोल्टेज गेन का 1/2 टाइम्स रह जाता है, मतलब होता है उस समय। ठीक है, जो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर जो वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम गेन का 1/2 टाइम्स होता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट की लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन मैक्सिमम वोल्टेज गेन से 3 डेसिबल कम होता है, डेसिबल में ही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये हमने देख लिया है। अब ये हम जो है इसके बाद हम देखेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर बैंडविड्थ, और इसके बाद हम फाइनल में ये और जरूर देखेंगे कि ए इक्वल्स टू ए मैक्सिमम बाई रूट 2 हमने कहा कि वोल्टेज के लिए है, और जबकि ए इन डेसिबल इक्वल्स टू ए मैक्सिमम डेसिबल माइनस 3 dB वो पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन तीनों के लिए है। मतलब जो डेसिबल में लिखा है ना हमने कि 3 डेसिबल कम होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम गेन से 3 डेसिबल कम होता है गेन, ये पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन तीनों के लिए, लेकिन जो ए इक्वल टू ए मैक्सिमम बाई रूट 2 है, मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन मैक्सिमम गेन से 1/2 रूट 2 टाइम्स रह जाता है, ये केवल वोल्टेज और करंट गेन के लिए, पावर गेन के लिए नहीं है। ये
पावर गेन के लिए क्या स्टेटमेंट होगा इसको हम बैंडविड्थ के बाद देखेंगे आज के ही लेक्चर में। तो फिलहाल में हम देखते हैं कि व्हाट इज अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ आवृत्ति FH क्या होती है। तो एक बार डेफिनेशन देखेंगे। RC कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व के उच्च आवर्ती क्षेत्र में वह फ्रीक्वेंसी जिस पर एम्पलीफायर का गेन अधिकतम गेन का 1/√2 गुना अथवा 70.7% रह जाता है उसे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH, अपर कट ऑफ आवृत्ति FH कहते हैं। सिमिलर डेफिनेशन है जैसे कि FL की थी, बस इसमें क्या अंतर आया है, निम्न आवर्ती क्षेत्र की जगह उच्च आवर्ती क्षेत्र आ गया, लो फ्रीक्वेंसी रीजन की जगह हाई फ्रीक्वेंसी रीजन आ गया है। हमने डायग्राम में भी देखा था कि RC कपल्ड एम्पलीफायर के का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है उसमें दो फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिस पर गेन जो है मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स या 70.7% रह गया है। वो फ्रीक्वेंसी एक FL है, वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में है, एक FH है वो कि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में है। तो FH जो है वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये डायग्राम से देख सकते हैं कि FH क्या है जिस पर गेन जो है 1/√2 टाइम रह गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि डायग्राम में देखने से क्लियर हो रहा है कि ये जो FL है इससे कम किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हम देख रहे हैं तो गेन जो है उसके आगे घट रहा है, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH पर देखते हैं तो उससे बड़ी किसी भी फ्रीक्वेंसी पर गेन घट रहा है। मतलब जो हम कह रहे हैं ना कि इस फ्रीक्वेंसी पर गेन इतना रह जाता है मतलब घटकर इतना रह जाता है, और FH जो है उस पर भी ऐसे कह रह जाता है मतलब घटकर इतना रह जाता है, और इन दोनों के बीच में जो गेन है वो 1/√2 से ऊपर ही है, मैक्सिमम गेन के 1/√2 टाइम से ज़्यादा ही रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो फिलहाल में फिर वापस डेफिनेशन पे आते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कि RC कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में उस फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे जिस पर जो एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स रह जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH कहते हैं, और इसको अपर 3dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। वही सेम रीजन है कि इस पर भी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अपर 3dB फ्रीक्वेंसी है, इस पर हम गेन निकाल लेंगे तो मैक्सिमम गेन से 3 डेसिबल कम होता है। ये डेफिनेशन वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन तीनों के लिए लागू रहेगी, और 1/√2 टाइम्स वाली जो डेफिनेशन है वो केवल वोल्टेज और करंट गेन के लिए रहेगी, पावर गेन के लिए नहीं रहेगी। तो इसमें लिखा हुआ है सेम कि सिमिलर टू FL, मतलब जैसा कि लोअर कट ऑफ के लिए बताया वैसे अपर कट ऑफ के लिए एट F इक्वल टू FH, गेन यदि A है तो A इक्वल टू मैक्सिमम/√2, जहाँ पे A मैक्सिमम क्या मैक्सिमम गेन है, और डेसिबल में बात करना तो A डेसिबल इक्वल टू A मैक्सिमम डेसिबल माइनस 3dB। ठीक है, A इक्वल टू A मैक्सिमम/√2 केवल वोल्टेज करंट गेन के लिए है, और A डेसिबल इक्वल टू A मैक्सिमम 3 डेसिबल माइनस 3 डेसिबल जो है पावर गेन के लिए भी सेम है डेफिनेशन है। अब A इक्वल टू A मैक्सिमम/√2 जो है मतलब रेशियो वाली डेफिनेशन, उसमें A इक्वल टू A मैक्सिमम/2 हो जाएगा यदि पावर की बात करें, मतलब A इक्वल टू B मैक्सिमम/2। तो ये ऐसा क्यों होता है वो हम बैंडविड्थ के बाद देखेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ सिंपल है, हमने लोअर कट ऑफ देख लिया, अपर कट ऑफ देख ली, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रेंज है वो बैंडविड्थ कहलाएगी। गेन मैक्सिमम गेन का मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करो एक बार फिर से देख लेते हैं रेफरेंस के लिए। FL FH, FL क्या है जिस पर गेन मैक्सिमम/√2 रह गया है, और FH क्या है जिस पर गेन का मैग्नीट्यूड जो वो भी मैक्सिमम/√2 रह गया है। इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी जो पर गेन जो है A मैक्सिमम/√2 से ज़्यादा है, मतलब इस रेंज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आएंगी वो रेंज जो है हमारी बैंडविड्थ कहलाएगी, FH माइनस FL। ठीक है, ये हमारी बैंडविड्थ है। तो डेफिनेशन की बात करें तो बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर, किसी एम्पलीफायर के बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं इन जनरल, किसी प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो है आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी का वह क्षेत्र होता है जिसमें जो एम्पलीफायर का गेन है, प्रवर्धक का लाभ है, वो वोल्टेज हो या करंट हो, अधिकतम लाभ वोल्टेज करंट का 1/√2 टाइम्स मतलब 70.7% या इससे अधिक होता है। ये वोल्टेज और करंट गेन के लिए डेफिनेशन बात चल रही है कि जिसमें एम्पलीफायर का गेन मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स से 70.7% अथवा इससे अधिक होता है। तो कि कोई एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ जो है फ्रीक्वेंसी रेंज से निकाली जाएगी, किस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम बैंडविड्थ कह रहे हैं, वो रेंज है जिसमें कि प्रवर्धक का लाभ वोल्टेज या करंट लाभ, अधिकतम लाभ वोल्टेज या करंट का जो है 1/2 टाइम्स या 70.7% या इससे अधिक होता है, मतलब इससे ऊपर रहना चाहिए, ये इसके बराबर या इससे अधिक, ये मैक्सिमम/√2 या इससे अधिक। तो इक्वल टू मैक्सिमम/2 जो है हमारे पास
कौन सी फ्रिक्वेंसी पर आएगा, ए जो है एक गेन ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो उसकी दो वैल्यू आएंगे, एक पहले एक एफ एच। अभी बताइए हमने वोल्टेज या करंट गेन जो है मैक्सिमम वोल्टेज या करंट गेन टू टाइम्स रह गया है। ऐसा कब होता है, दो फ्रिक्वेंसी होता है एफ एल और एफ एच पर, और बैंडविड्थ क्या होगी एफ एच माइनस एफ एल, जहाँ पर ए क्या है गेन एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एफ जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी वैल्यू एफ एल और एफ एच आई है। ये मैक्सिमम क्या है, वोल्टेज या करंट गेन है जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, ये क्या है वोल्टेज या करंट गेन फ्रिक्वेंसी एफ पर, ये मैक्सिमम क्या है वोल्टेज या करंट गेन जो है मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज या करंट गेन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसा दो फ्रिक्वेंसी पे होता है कर्व से देख के एफ एल और एफ एच। एफ एल एफ एच क्या है, लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच की जो जितनी फ्रिक्वेंसी उन सब पर गेन जो है ए मैक्सिमम बाय रूट टू के इक्वल या उससे अधिक होता है। तो इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच की सारी फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर आएंगी। तो बैंडविड्थ यदि हम निकाल लेंगे हर्ट्ज में तो एफ एच माइनस एफ एल के इक्वल आएगी। अब बात करते हैं कि पावर गेन के लिए रेशियो वाला फॉर्मूला क्या होगा। वो होगा कि बैंडविड्थ इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच पावर गेन रिमेन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो पावर के लिए यदि हम बैंडविड्थ की डेफिनेशन बनाएं पावर गेन के लिए, हमने अभी तक कहा कि जो 3 डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट है वो पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन तीनों के लिए सेम है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कोई सी भी हो, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, उस पर जो वोल्टेज या करंट गेन होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज या करंट गेन का 1/√2 टाइम्स रहेगा। और डेसिबल में बात करें तो पावर गेन हो चाहे वोल्टेज गेन हो चाहे करंट गेन हो, उन तीनों की ही बात करें, किसी का भी कहने तीनों गेन मैक्सिमम गेन से 3 डेसिबल कम होंगे। मतलब पावर गेन इक्वल टू पावर गेन मैक्सिमम माइनस 3 डेसिबल, वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन मैक्सिमम माइनस 3 डेसिबल, करंट गेन इक्वल टू करंट गेन इन डेसिबल माइनस करंट गेन मैक्सिमम डेसिबल माइनस 3 डेसिबल। मतलब तीनों के तीनों गेन 3 डेसिबल कम हो जाते हैं, ये 3 डेसिबल से कम हो जाते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, डेसिबल में सेम है। लेकिन करंट गेन और वोल्टेज गेन के रेशियो, यदि रेशियो में बात करें तो करंट गेन इन रेशियो या करंट वोल्टेज गेन रेशियो जो है वो मैक्सिमम करंट गेन या मैक्सिमम वोल्टेज गेन का 1/√2 टाइम्स रह जाता है रेस्पेक्टिवली। अब पावर गेन के रेशियो के टर्म्स में क्या डेफिनेशन है बैंडविड्थ की या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करें तो बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। बैंडविड्थ जो है आवर्ती का वह क्षेत्र है जिसके लिए पावर गेन जो है मैक्सिमम गेन का आधा रह जाता है, आधा या से अधिक होता है। तो बैंडविड्थ इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच पावर गेन रिमेन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अधिकतम जो पावर गेन है उससे आधा या उससे अधिक रह जाएगा। ठीक है, वो आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो बैंडविड्थ कहलाएगी। तो लोअर कट ऑफ और अपर कट ऑफ की सेम लगभग सिमिलर डेफिनेशन रहेगी कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर पावर गेन मैक्सिमम पावर गेन का आधा रह जाएगा, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में जहां पर पावर गेन मैक्सिमम पावर गेन का आधा रह जाएगा। ठीक है, आधा होता है। तो P एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू एफ एच आएगी इक्वल टू होगा P मैक्सिमम बाय 2। तो एफ इज क्या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक लोअर कट ऑफ एक अपर कट ऑफ। तो P क्या पावर गेन है, P मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर गेन है। तो उस केस में बैंडविड्थ क्या होगी एफ एच माइनस एफ एल। तो ये रेशियो वाला फॉर्मूला है। अब ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं कि पावर आधी रह जाएगी और एम्पलीट्यूड जो है या वोल्टेज गेन या करंट गेन 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। इसका कारण क्या है वो नोट 2 में देखेंगे। नोट 2 क्या है, पावर जो है वो वोल्टेज गेन या करंट गेन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि P इक्वल टू क्या होती है इन जनरल की रेजिस्टेंस की बात करें तो P इक्वल टू V² या I² इंटू R होती है। तो वोल्टेज के स्क्वायर या करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। P इक्वल टू V² या I² से जनरल समझ सकते हैं। तो P प्रोपोर्शनल टू होती है A²। तो FL या FH के लिए बात करें तो A क्या होता है, A मैक्सिमम बाय √2 रह जाता है, और P क्या होता है, P इक्वल टू P मैक्सिमम बाय 2 होता है। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि P इक्वल टू यदि P मैक्सिमम बाय 2 देख रहे हैं तो P की जगह क्या रखेंगे A² और P मैक्सिमम की जगह क्या रख सकते हैं A मैक्सिमम स्क्वायर। P क्या है A² के प्रोपोर्शनल। तो A² बराबर A मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2, ये क्या कह सकते हैं A इक्वल टू A मैक्सिमम बाय 2, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने पर। तो आपका P इक्वल टू P मैक्सिमम बाय 2 या A इक्वल टू A मैक्सिमम बाय 2 दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर पावर यदि आधी रह रही है तो ये क्या, ये और
ये स्टेटमेंट की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर वोल्टेज या करंट गेन 1/√2 टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम का। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ठीक है। और यदि इसमें एक चीज़ और बताने वाली है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए कि यदि इसमें हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लोअर और अपर और बैंडविड्थ की डेफिनेशन की केवल बात आती है, तो हम जो लास्ट वाले नोट हैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल इतना लिखेंगे कि व्हाट इज लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन जो सामने दिखाई दे रही है स्लाइड में, और एक डायग्राम इसके साथ में, ये है ना। और ये डेसिबल में ये जब ये वाली स्लाइड है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन यदि कोई पर्टिकुलरली हमें इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज इट इज वाई लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉल्ड 3 dB फ्रिक्वेंसी, या फिर ए मैक्सिमम इक्वल टू ए इन डेसिबल इक्वल टू मैक्सिमम इन डेसिबल माइनस 3 dB जो है ए इक्वल टू मैक्सिमम बाय 2 के इक्विवेलेंट कैसे है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अपर कट ऑफ में भी सेम डेफिनेशन ही नॉर्मली पूछी जाती है, और बैंडविड्थ में भी नॉर्मली डेफिनेशन ही यहाँ तक पूछी जाती है। ये जो रीजन है नोट्स बताए हैं, ये हमारे इंटरव्यू के लिए काम आते हैं। अब या फिर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है पर्टिकुलर इस चीज़ को पूछता है कि ऐसे कैसे होता है कि पावर में आधी और वोल्टेज करंट गेन मैक्सिमम का 1/2 टाइम्स रहता है, तब ये बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एक एग्जांपल लेके बताएंगे व्हाट इज एनालिसिस ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब अभी तक हमने मल्टी स्टेज की बात करी थी, यदि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की 2 स्टेज की हम बात करें तो व्हाट इज द स्टेप्स फॉलोड टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। मतलब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में भी पर्टिकुलरली 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात करें, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एक सिंपल एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें 2 स्टेज हैं, एक ट्रांजिस्टर T1 है, ट्रांजिस्टर T2 है, R1 R2 और RE सी के द्वारा बायसिंग पलटी गई है, सी बाईपास कैपेसिटर है, सी कपलिंग कैपेसिटर है इनपुट के लिए और फर्स्ट स्टेज के लिए, और ऐसे ही फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के लिए भी सीसी माना गया कपलिंग कैपेसिटर है, और सेकंड स्टेज और आउटपुट के लिए भी सीसी कपलिंग कैपेसिटर है। दोनों स्टेज लगभग इक्विवेलेंट मानी गई हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर T1 और T2 के पैरामीटर्स लगभग सेम है, एच पैरामीटर भी सेम है, बायसिंग पैरामीटर R1 R2 RE भी सेम है, RC1 और CE भी सेम है, कपलिंग कैपेसिटर CC भी सेम माने गए हैं, वोल्टेज सोर्स VS है, पावर सप्लाई VCC और माइनस VCC प्रोवाइड की गई है, और RL लोड वोल्टेज है, लोड RL जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है जिस पर आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट प्राप्त की गई है। ये सिंपल डायग्राम है, आरसी कपल्ड है, इसमें किसी जो है कपलिंग कैपेसिटर इसके द्वारा दोनों स्टेज को कपल किया गया है। तो इसकी एक सिंपल से एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में जो है पहले हमने जो बोला वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो कपलिंग कैपेसिटर सीसी है, सिग्नल स्रोत से जो है सिग्नल वोल्टेज प्रथम पद को दी गई, मतलब फर्स्ट स्टेज को सिग्नल नॉर्मल है कि भाई VS जो है वोल्टेज सोर्स है वो कहाँ इनपुट देगा, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू फर्स्ट स्टेज को देगा, और फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू सेकंड स्टेज पे जाएगा, और सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है फाइनल आउटपुट पे आ रहा है। ये हमारा सिंपल जो है प्रोसीजर है वर्किंग का। तो इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या जो है इसमें स्टेप्स हैं एनालिसिस करने की। सबसे पहले समझ सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है, कपलिंग कैपेसिटर है, सिग्नल स्रोत VS है जो कि फर्स्ट स्टेज को दी गई है, और आउटपुट फाइनली V आउटपुट है जो कि लोड रेजिस्टेंस RL पर प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है, सबसे पहला स्टेप है कि हम इसका AC इक्विवेलेंट बनाएंगे। AC इक्विवेलेंट बनाने के बाद हम इसका एक अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट बनाएंगे, और उसी में जो है हम इसकी गेन की वैल्यू निकालेंगे। तो जब AC इक्विवेलेंट है, AC इक्विवेलेंट बनाने का मतलब है कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए जो है हम जो है सारे DC जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। परिपथ के जो AC विश्लेषण है उसके लिए हम क्या करेंगे, AC इक्विवेलेंट बनाते हैं हम सबसे पहले जितने DC वोल्टेज सोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और जो AC इक्विवेलेंट है उस समय जब बना रहे हैं तो नॉर्मली हम यहाँ पे मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में हम AC एनालिसिस कर रहे हैं। और मिड फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होता है कि कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से यदि हम देखेंगे तो हमारा जो AC इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो बनेगा ये। इसमें फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर हम पहले मेन डायग्राम को देख लेते हैं तो उसमें बता देते हैं आपको क्या क्या होगा। तो VCC माइनस VCC है वो ग्राउंड हो जाएंगे। जब ये ग्राउंड हो जाएंगे तो R1 और R2 फर्स्ट स्टेज की इनपुट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज की बायसिंग रेजिस्टेंस है R1 R2 वो क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि R1 का एक एंड बेस से है, R2 का भी एक एंड बेस से है, और R1 का दूसरा एंड प्लस VCC से वो ग्राउंड से हो जाएगा, R2 का दूसरा एंड माइनस VCC से वो भी ग्राउंड से हो जाएगा, मतलब R1 R2 क्या हो जाएंगे पैरेलल में। ऐसे ही सेकंड स्टेज के इनपुट
बाइसिंग रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में आ जाएंगे। और सी जो है क्या है, वो शॉर्ट सर्किट है और आर मतलब शॉर्ट हो जाएगा। और आर सी क्या है, आर सी जो है वो भी उसका जो दूसरा एंड है, आर सी का एक एंड कलेक्टर से दूसरा एंड भी ग्राउंड हो जाएगा। ऐसे ही आर सी टू का भी एक एंड कलेक्टर से है, दूसरा एंड ग्राउंड हो जाएगा। और सी क्या है, दोनों स्टेज के सी मतलब एमीटर बाईपास कैपेसिटर, वो दोनों एमीटर बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कपलिंग कैपेसिटर जो है सीसी जो है तीनों वो भी शॉर्ट हो जाएंगे। आरएल और RC2 जो है हमारे वो पैरेलल में RL और RC2 क्या दोनों का एक एंड कलेक्टर से दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, वो भी पैरेलल में आ जाएंगे। ऐसे ही RC1 का एक एंड ग्राउंड है, दूसरा एंड जो है R1 और R2 के एंड से कनेक्टेड है। तो R1 R2 का मतलब R1 R2 और RC1, R1 R2 ऑफ सेकेंड स्टेज और RC1 ऑफ फर्स्ट स्टेज, तीनों जो है पैरेलल में आ जाएंगे। तो फाइनली जो हमने पूरा सर्किट एनालिसिस किया वो एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इस टाइप का बन जाएगा। जो हमारा AC इक्विवेलेंट है वो इस तरह का बनेगा। फर्स्ट स्टेज को देख रहे हैं, इसमें R1 R2 पैरेलल में आ गया, हमने पहले बताया दोनों के एंड क्या है, एक एंड दोनों का कनेक्टेड है, दूसरा एंड दोनों का ग्राउंड हो गया है। ठीक है, बेस से कनेक्टेड, दूसरा ग्राउंड हो गया है। VS वोल्टेज सोर्स है और ट्रांजिस्टर T1 का जो आउटपुट है वो RC1 पर प्राप्त हो रहा है और RC1 का एक एंड तो कलेक्टर से दूसरा एंड ग्राउंड हो गया है। ऐसे ही सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में R1 R2 दोनों ग्राउंड हो गए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि RC1 R1 R2 दोनों तीनों पैरेलल में आ गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर T2 है, उसका मीटर ग्राउंडेड है और आउटपुट जो है RC2 पर प्राप्त हो रहा है, RC2 का एक एंड कलेक्टर से है, दूसरा एंड ग्राउंड हो गया है। और फाइनली RL जो है वो ग्राउंड है ही है ना, कलेक्टर से कनेक्ट हो गए, तो आउटपुट जो है उसको प्राप्त होता है। तो हमारा ये एक AC इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। अब इसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट एस पैरामीटर टर्म्स में यदि सर्किट बनाएंगे तो हम इसमें अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे। दो तरह एनालिसिस थी, एक एग्जैक्ट एक अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट वाली सिंपल होती है और नॉर्मली वही यूज होती है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस यदि कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दो पैरामीटर एच पैरामीटर हैं, एक तो HRE और एक है HOE। HRE जो आपका है रिवर्स वोल्टेज गेन है और HOE जो है वो आउटपुट एडमिटेंस है। उन दोनों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हम इसका जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट है वो T1 T2 का दोनों को उसके अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद इसको AC इक्विवेलेंट सर्किट का अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर है T1, उसका अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड पैरामीटर वाला जो सर्किट वो बनाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट बनाएंगे। ऐसे T2 है, उसका भी अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट बनाएंगे, उन दोनों को हाइब्रिड इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली हमारा इस जो AC इक्विवेलेंट सर्किट है फिलहाल जो दिखाई दे रहा है इसका जो है अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त हो जाएगा। तो वो किस तरह का होगा वो देख सकते हैं। वो जी हमने यहाँ पे लिखा भी यही है कि ट्रांजिस्टर T1 और T2 को जो है उनकी अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। स्थापित करने पर AC इक्विवेलेंट सर्किट का अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। सर्किट में जो है HRE और HOE को पूर्णतः नेगलेक्ट कर दिया है, नेगलेक्ट करते हुए, और ये भी माना गया है कि सर्किट के अंदर T1 और T2 जो है पूर्णतः एक जैसे हैं। इस सर्किट में T1 और T2 को पूर्णतः समरूप आइडेंटिकल माना गया है तथा उनके पैरामीटर समान हैं। तो इस केस में हमारा जो अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट बनेगा AC सर्किट का वो इस टाइप का बनेगा। इसमें सिंपल है कि हमें बताया है कि R1 R2 पैरेलल में है और उसको RB नाम दिया गया है, वो VS वोल्टेज सोर्स है, इसमें IB1 करंट फ्लो हो रही है फर्स्ट केस के अंदर। और जो इसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेट सर्किट बना है वो है HFE इंटू IB1 करंट सोर्स है, IC1 के इक्वल है, और HI जो है वो हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है HI है। ऐसे ही इसका आउटपुट RC1 के क्लोज लिया गया है। उसके बाद सेकंड स्टेज को रिप्लेस करें तो HIE इसका रेजिस्टेंस है और जो करंट है वो HFE इंटू IB2 के इक्वल है, IC2 के इक्वल, IC2 बराबर HFE इंटू IB2। और इधर जो करंट आ रही है वो RB की बाद वाली करंट IB2 है, और इसमें R1 R2 पैरेलल में वो भी RB के बराबर है। फाइनली आउटपुट जो RL बराबर RL2 कह सकते हैं, RC बराबर पैरेलल RC पैरेलल RL के बराबर है, आउटपुट प्राप्त है। ठीक है, तो हम यदि वोल्टेज
गेन के टर्म्स में बात करें, गेन ऑफ एम्पलीफायर ए जो है वो A1 इंटू A2 के बराबर आएगा। A1 फर्स्ट स्टेज का गेन है, A2 सेकंड स्टेज का गेन है। सबसे पहले सेकंड स्टेज का गेन निकालते हैं। व्हाट इज सेकंड स्टेज का गेन की वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन हम एस पैरामीटर टर्म में सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, सबसे फर्स्ट लेक्चर में, कि जो है स्टार्टिंग में जो एच पैरामीटर वाले लेक्चर थे उनमें हमने देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही, शुरुआती लेक्चर्स में, कि वोल्टेज गेन इक्वल टू माइनस का एच एफ अपॉन एच आई इंटू आर एल के इक्वल होता है। यहाँ पे आर एल क्या है, वो आपका लोड की वैल्यू होती है, लोड रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो A2 इक्वल टू माइनस का एच एफ अपॉन एच आई इंटू आर एल टू। एच एफ एच आई दोनों ट्रांजिस्टर सेम है, इसलिए उनको अलग अलग नोटेशन नहीं दी गई है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स को सेम माना गया है। तो आर एल की हम बात कर लेते हैं। आर एल टू क्या है, सेकेंड स्टेज का आउटपुट है, रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस या फिर डायनेमिक वोल्टेज एसी लोड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज। आर एल टू जो है वो आर एल और आर सी टू के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है। इसको ऐसे देख सकते हैं डायग्राम से कि जो सेकेंड स्टेज है उसका जो आउटपुट है वो आर एल और आर सी टू के पैरेलल में प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम रेजिस्टेंस यहाँ भी देख सकते हैं कि वो आर एल आर सी टू, आर एल टू की वैल्यू आर सी टू और आर एल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल है। आर एल टू इक्वल टू आर एल पैरेलल आर सी टू, वो कोई चीज़ नहीं है, वो हम देख सकते हैं आराम से कि जो आउटपुट स्टेज है उसका एसी लोड रेजिस्टेंस कितना है, वो वैल्यू निकाल देंगे। आर एल टू इक्वल टू आर एल इंटू आर सी टू अपॉन आर एल प्लस आर सी टू। थोड़ा डायग्राम में नोटेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन यदि हम ट्रांजिस्टर की में न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी तो हम उसमें वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। केवल नोटेशन में हम आर एल टू यूज कर लो, चाहे आर एल वन आर एल टू यूज कर लो, आर सी टू यूज किया है तो वो सिंपल नोटेशन है कि सेकंड स्टेज के लिए 2 और फर्स्ट स्टेज के लिए 1 यूज किया है, और फाइनल के लिए जो है आर एल यूज किया है फाइनल लोड रेजिस्टेंस के लिए। तो आर एल टू मतलब सेकंड स्टेज का लोड रेजिस्टेंस, फाइनल कितना आएगा आर एल पैरेलल आर सी टू, ठीक है, वो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू से निकाल सकते हैं। ऐसे ही यदि हम फर्स्ट स्टेज के गेन की बात करें, वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज जो है E1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई इंटू आर एल वन। एच एफ ई एच आई फॉरवर्ड और जो एच एफ ई है वो वोल्टेज गेन है, एच आई इनपुट रेजिस्टेंस है, जो एच पैरामीटर में हमने देखा था फॉर्मूला, माइनस एच एफ ई अपॉन एच आई इंटू आर एल, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं A1 की, जहाँ पर आर एल वन की वैल्यू क्या आएगी, आर एल वन का मतलब जो है फर्स्ट स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है। आर एल जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या निकलेगा डायग्राम में, आर एल वन मतलब फर्स्ट स्टेज के आउटपुट में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें एक्चुअली 3 रेजिस्टेंस है, आर सी वन, आर बी और एच आई ई, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, आर सी वन, आर बी और एच आई, जहाँ आर बी अपने आप में आर वन और आर टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये 4 रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जो आर एल टू था वो 2 का था, आर सी और आर सी टू और आर एल का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तो बी हम ये कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस वजह से आर एल वन कम होगा, मतलब फर्स्ट स्टेज गेन कम हो जाएगा क्योंकि उसका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और फॉर्मूले में जो है वो आर एल की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए गेन कम हो जाएगा। तो आर एल वन इक्वल टू आर सी वन पैरेलल आर बी पैरेलल एच आई, यहाँ पर आर बी क्या है, आर वन आर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल गेन जो है वो इक्वल टू A1 इंटू A2 के इक्वल होगा, और वो काम कैसे हो रहा है वो हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि एम्पलीफायर के दोनों स्टेज यदि एक समान भी हों तो भी फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन E1 सेकेंड स्टेज के वोल्टेज गेन A2 से सदा कम होता है। उसका कारण ये होता है कि आर एल वन आर एल टू से कम होता है, और आर एल वन कम क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आर एल वन आर बी और एच आई के, और हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मल जो मतलब सिंगल रेजिस्टेंस है उससे कम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू, मतलब 5 ओम और 2 ओम है, और यदि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आएगा 5 गुणा 2/5 प्लस 2 मतलब 10/7। 10/7 जो है वो 5 से भी कम होगा और 2 से भी कम होगा, मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आर एल वन की वैल्यू आर एल टू से कम होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए कम होगी। तो फाइनल जो वोल्टेज है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, आर एल टू पर प्राप्त हो रहा है। तो फाइनल जो हमारा वोल्टेज है वो कम हो गया, मतलब वोल्टेज गेन कम हो गया, गेन कम हो गया। ये जो गेन कम हो रहा है मतलब यदि दो एक समान
पद हमने लगाए, स्टेज लगाए हैं जिनका गेन ए है, तो उसका गेन कितना चाहिए, ए स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर आता नहीं है, आता कितना ए वन इंटू ए टू के बराबर, और ए वन ए टू से कम है, इसलिए ना तो ए वन स्क्वायर आएगा ना ही ए टू स्क्वायर आएगा, जबकि ए वन ए टू बराबर है। ठीक है, ए वन ए टू बराबर भी है तो भी इक्वल नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके ए वन ए टू आएगा, उसका मतलब कम आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो गेन है वो जो कम हो रहा है, प्रवर्धक के गेन का इस प्रकार कम होना बहुपदीय प्रवर्धकों में लोडिंग प्रभाव, लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। इस को लोडिंग इफेक्ट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जो कि हमारा गेन कम हो रहा है इस वजह से। ठीक है, लोड की वजह से। तो फिलहाल में हमने इस टॉपिक के अंदर एक तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ, और फाइनली एक टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर की एनालिसिस की है। एनालिसिस मतलब उसमें एसी इक्विवेलेंट, उसके बाद अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड इक्विवेलेंट, और उससे हमने उसके गेन निकाल करके मल्टीप्लाई करके फाइनल ओवरऑल गेन ऑफ आरसी कपल टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर निकाला है। थैंक यू।